नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं, उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी का एक पोर्शन जो है वो बचा हुआ था, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। कि बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ मेडिसिन कह सकते हैं, अपन हेल्थ कह सकते हैं के अंदर क्या यूज है। उसके साथ साथ अपन एग्रीकल्चर के अंदर जो है, कृषि के अंदर क्या क्या इसका योगदान रहा है। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का दोनों के अंदर ही मेडिकल फील्ड में देखें अपन तो भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और कृषि के अंदर तो अपन जानते हैं, हरित क्रांति के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन जिसे अपन कहते हैं, इंडिया के अंदर भी आई थी। MS स्वामीनाथन जी है जो लेके आए थे। बोरलॉग जिसे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। तो इनका बड़ा एक योगदान रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू अपन कह सकते हैं, एनिमल टिश्यू कल्चर के द्वारा कह सकते हो, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा कह सकते हो, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा कह सकते हो, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के द्वारा कह सकते हो, क्रॉप इंप्रूवमेंट कह सकते हो, क्रॉप रेजिस्टेंट के लिए आप कह सकते हो। सभी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा है। अभी अपन क्वेश्चन के थ्रू अपन जो भी कंटेंट है उनको अपन देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का कौन सा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड, ये तो बनाया गया है बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हाइब्रिड सीड। जीन थेरेपी एनिमल में होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एनिमल में होता है। टिश्यू इंजीनियरिंग ये भी किस में होता है, एनिमल्स में या ह्यूमन में होता है। लेकिन यहाँ पर प्लांट के रिगार्डिंग पूछा, केवल ये एग्रीकल्चर में पूछा है पर्टिकुलर, तो डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सीड जो मेथड है ये किसके द्वारा बनाया जा सकता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनाया जा सकता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनाया जा सकता है, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसके द्वारा अपन क्या बना सकते हैं, हाइब्रिड सीड बना सकते हैं। इन सीड को अपन सिंथेटिक सीड भी बना सकते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन करके इन फ्यूचर के लिए अपन इसको सेव भी कर सकते हैं। ऐसे एम्ब्रियो कल्चर किए जा सकते हैं जो एम्ब्रियो कल्चर नॉर्मल कंडीशन में कल्चर मतलब ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई क्रिटिकल स्पीसीज है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उनके सीड जो बनते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो जो है वो सक्सेसफुली डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। तो आप ऐसे एम्ब्रियो को फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आप क्या करवा सकते हो, एम्ब्रियो कल्चर करवा सकते हो। तो उसके द्वारा भी आप हाइब्रिड जो सीड हैं उनको सेव कर सकते हो। क्रिटिकल जो सीड है उनको सेव कर सकते हो आप। उनका जर्म प्लाज्म अगर आपको कोई मिला है उनको आप सेव कर सकते हो, क्रायोप्रिजर्वेशन कर सकते हो। तो सभी मेथड जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर बायोटेक ने दिए हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, विच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वाज द फर्स्ट टू बी कॉमर्शियल। पहली कौन सी ऐसे जेनेटिक क्रॉप बनाई गई थी जो कॉमर्शियली अवेलेबल है, मतलब मार्केट के अंदर जिसे दिया गया है। तो कौन सी ऐसी क्रॉप है, तो यहाँ पे आप देखोगे बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, फ्लेवर सावर और बीटी ब्रिंजल। यहाँ पर बीटी ब्रिंजल। देखो, फ्लेवर सावर जो है इसके बारे में हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ बार बार में कि फ्लेवर सावर है फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड एक क्रॉप है किसकी, टोमेटो की। टोमेटो की बनाई गई है फ्लेवर सावर। ये नाम आपको बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जब एग्जाम में रिपीट होंगे, ये क्वेश्चन कहीं भी आते हैं तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि फ्लेवर सावर जो है वो टोमेटो के लिए बनाया गया था। टोमेटो क्या है, जल्दी उनकी रिपेयरिंग हो जाती है, जल्दी वो क्या हो जाते हैं, ल्यूज पड़ने लगते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत मुश्किल हो सकता है, ये अपन कह रहे हैं। इसलिए उसकी लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए फ्लावर सावर की जो वेराइटी है वो ट्रांसजेनिक प्लांट के रूप में बनाई गई थी। क्वेश्चन इससे बनता है किसकी वेराइटी है, तो आप कहोगे टोमेटो की है। पहली कॉमर्शियली अवेलेबल ट्रांसजेनिक प्लांट है, ये भी यही है। कौन सी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, तो आप कहोगे एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। एंटी सेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसी एंटी सेंस टेक्नोलॉजी को आप कह सकते हो RNA
ए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है। किस एंजाइम के अगेंस्ट में, कौन सा ऐसा एंजाइम था जो इसको लूज पड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, इसके लाइफ टाइम को कम कर रहा था, तो कौन सा जीन के अगेंस्ट में ये एंटीसेंस टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी, कौन से जीन को रोका गया? तो आप कहोगे अल्फा पोली गैलेक्यूरोनेज एंजाइम के जीन के अगेंस्ट एंटीसेंस जो आरएनए है वो डाला गया था, और इस जीन को क्या किया गया था? सप्रेस किया गया था। ठीक है ना, ये क्या कर रहा था? सेल वॉल को तोड़ रहा था, और अगर ये सेल वॉल को तोड़ रहा था तो इस एंजाइम का बनना बंद हो गया, क्योंकि इस जीन को आपने साइलेंट कर दिया, एंटीसेंस आरएनए डाल दिया, तो इसका एमआरएनए क्या हो गया? डिग्रेड हो गया, तो इसका एमआरएनए आगे प्रोटीन नहीं बना पाया, और इस टोमेटो की लाइफ जो है वो आगे बढ़ गई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ बीटी क्रॉप्स? बीटी क्रॉप्स का मुख्य पर्पज क्या था? कि भाई सीधी सी बात है, बहुत सी ऐसी क्रॉप हैं जो क्या होते थे, उनको इंसेक्ट वगैरह खा जाते थे। इंसेक्ट जो है वो क्या करते हैं? खा जाते हैं, जिसके कारण से इनकी प्रोडक्शन की जो रेट है और क्वालिटी और क्वांटिटी है वो दोनों ही डाउन होने लगी थी। इसको इम्प्रूव करने के लिए इन क्रॉप के अंदर जीन डाले गए। कौन से जीन डाले गए? तो क्रिस्टल टॉक्सिन जीन डाले गए। ये जीन किसके लिए है? कि जो इंसेक्ट इनकी पत्तियों को खाएंगे उनके अंदर ये प्रोटीन साथ में जाएगी उनकी आंत के अंदर, और आंत में जाकर ये क्या बन जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब ये जो प्रोटीन होती है, टॉक्सिन जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटॉक्सिन होती है। ये कौन सी होती है? प्रोटॉक्सिन होती है। और ये प्रोटॉक्सिन जैसे ही एल्कलाइन मीडियम मिलता है, इंसेक्ट की जो मिड आंत है, मिड गट है, वहां पहुंचेगी, और वहां पर जो पीएच होती है वो कैसी होती है? एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर जो प्रोटॉक्सिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और उनकी जो इंसेक्ट की आंत है उस आंत के अंदर क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म पोर हो जाएंगे, छिद्र हो जाएंगे, जिसके कारण से वाटर जो है वो आंत के अंदर भर जाएगा, और क्या हो जाएगी? उनकी आंत वो फट जाएगी, जिसके कारण से इंसेक्ट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इंसेक्ट की डेथ करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ओवरऑल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया गया था इंसेक्टिसाइड के रूप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे टू इंक्रीज विटामिन कंटेंट, इसका मतलब ही नहीं है। टू रेजिस्टेंट इंसेक्ट पेस्ट, हाँ ये ठीक है। टू इम्प्रूव ड्रॉट टॉलरेंस, टू एनहांस टेस्ट, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो जीन डाला गया था ये किससे डाला गया था? बेसिलस थुरोजेनेसिस से जो जीन है वो डाला गया था। कौन सा? क्राई जो जीन है वो डाला गया था। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 4 नंबर में, गोल्डन राइस इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड, बनाया गया था। रिच इन विच विटामिन, कौन से विटामिन के अधिकता इसमें पाई गई है? किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए बनाया गया था? तो विटामिन सीधा सा है, ए की पूर्ति करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है ना, और ए का जो प्रो विटामिन अपन कह सकते हैं, प्रो विटामिन ए, तो उसे क्या कह सकते हैं अपन? अल्फा कैरोटीन कह सकते हैं, या कैरोटीन। कैरोटीन की मात्रा इसके अंदर बढ़ाई गई थी, और कैरोटीन का जो कलर है वो कैसा होता है? येलो होने के कारण से जो राइस है वो कैसा होने लगा था? गोल्ड कलर का, डार्क येलो कह सकते हैं अपन, गोल्ड कलर का दिखाई देने लगा, इसलिए इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर गोल्डन राइस कहा जाता है। विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए डाला गया था। देखो कौन से जीन हैं इसमें ट्रांसफर किए गए थे? तो गोल्डन राइस को बनाने के लिए फाइटोइन सिंथेज एक एंजाइम जो है उसका जीन जो है वो डाला गया था। कौन सा? फाइटोइन सिंथेज। ये आपको याद रखने भेजी, इसलिए मैंने इसमें ऐड किए हैं। दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर की स्टेप इन बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बायोसिंथेसिस पाथवे,
कन्वर्टिंग ये जीरेनाइल डाइफॉस्फेट इनटू 14 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 14 डीसैचुरेट्स, ये अगली स्टेप है। दिस एंजाइम कैटालाइज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ पाथवे, पहला इसने इसमें कन्वर्ट किया फाइटोइन के अंदर, और ये उससे आगे करेगा कन्वर्टिंग फाइटोन का ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इनटू लाइकोपीन में कन्वर्ट कर दिया, विच इज देन कन्वर्टेड इनटू बीटा कैरोटीन, और लाइकोपीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा कैरोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बीटा कैरोटीन है वो स्टोरेज हो जाएगा इन द राइस एंडोस्पर्म, और राइस के एंडोस्पर्म के अंदर इसको स्टोरेज कर लिया जाएगा, और जिसके कारण से इसका कलर जो है वो कैसा दिखाई देता है, येलो या गोल्डन कलर दिखाई देता है। तो इसमें 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो पहला कौन सा जीन डाला गया था, तो फाइटोइन सिंथेज का जो जीन है PSY जीन डाला गया था, और उसका मुख्य काम क्या है, बीटा कैरोटीन के पाथवे को एक्टिवेट करना। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो आप देखोगे कि स्टेप इन बीटा कैरोटीन, सबसे पहले जीरेनाइल जो डाइफॉस्फेट है, ठीक है, ट्रपिन का एक एग्जाम्पल है ये, जीरेनाइल जो है वो 20 का जीरेनाइल है शायद 10 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, या 20 कार्बन का ऐसा कुछ है, जीरेनाइल 10 या 20 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है डाइफॉस्फेट, तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, 15 में कन्वर्ट करता है 15, और ये 15 जो है उसको आगे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लाइकोपीन के अंदर, किसके द्वारा, फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम के द्वारा। तो 2 एंजाइम के जीन इसमें इंसर्ट किए गए थे। दोनों जो एंजाइम है वो कहाँ से लिए गए थे, दोनों एंजाइम के जो जीन है वो कहाँ से लिए गए थे, PSY जीन वॉज टेकन फ्रॉम द डेफोडिल, किससे लिया गया था, डेफोडिल से, और इसका नाम है नार्सिस सूडो नार्सिसियस, इसे लिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। और दूसरा जो जीन है CRTL, ठीक है ना, CRTL जीन टेकन फ्रॉम द बैक्टीरियम इरविनिया यूरिडोवोरा, तो ये यहाँ से प्राप्त किया गया था। दोनों ही जो डोनर है ये भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, कहाँ से जीन लिए गए थे। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है। इंसुलिन प्रोडक्शन थ्रू द रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी तो किया गया था पहला। आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, देखो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का क्रॉप का मतलब है कि भी मैंने एक क्रॉप A ले ली है, B क्रॉप मैंने ये ले ली है, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है, दोनों के बीच में क्या बना दिया मैंने, हाइब्रिड करवा दिया, दोनों के बीच में निषेचन करवा दिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया, और एक प्रोजेनी है वो C प्राप्त कर ली मैंने। तो ये क्या सिलेक्टिबल मेथड है, ये आप कर रहे हो, इसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहीं भी नहीं है। आपने सीधा से लिया, इसका एंथर ले लिया और इसका क्या ले लिया, अपना गायनोसियम ले लिया, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन करवा दिया, और यहाँ पर एक स्पीसीज बन गई, C मतलब इसकी प्रोजेनी बन गई। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज में कहीं भी नहीं आई। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ क्रॉप में कहीं यूज नहीं आती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन दिया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, देखो किससे बनाया गया था, ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर जीन इसका ट्रांसफर किया गया था, कोल्ड ह्यूमिलिन। इस इंसुलिन को क्या कहा गया, ह्यूमिलिन कहा गया। वॉज डेवलप यूजिंग विच ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म, तो ई कोलाई के अंदर किया गया था, ठीक है ना। इसमें क्या किया इन्होंने, दो, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन की 2 प्रोटीन चेन होती है, पेप्टाइड चेन होती है, एक तो अपन कह सकते हैं अल्फा चेन और एक बीटा चेन, या ए पोली पेप्टाइड और एक होती है बी पोली, या पेप्टाइड चेन कह सकते हो आप, है ना इसको। ये आप कह सकते हो ए पेप्टाइड चेन और एक बी पेप्टाइड चेन, 2 चेन है ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसका जीन अलग ई कोलाई में और इसका अलग से, दोनों को अलग अलग डाला गया और दोनों से अलग अलग प्रोटीन आइसोलेट की गई और दोनों को फिर मर्ज करके क्या बनाया गया, एक प्रो इंसुलिन बनाया गया था, प्रो इंसुलिन बनाया गया था, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका मेथड जो है वो डेवलप किया गया था, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। तो इसका जीन अलग से डाला गया, इसका जीन अलग से गया, दोनों को अलग अलग प्रोटीन प्राप्त की गई, दोनों प्रोटीन को डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, किसके द्वारा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जोड़कर एक प्रो इंसुलिन तैयार की गई थी। उस प्रोटीन का नाम क्या रखा गया इन्होंने,
ह्यूमिलिन जो है उसका नाम दिया गया था। तो ये बैक्टीरिया के अंदर किया गया था। कौन से बैक्टीरिया के अंदर? ई कोलाई के अंदर। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। और इसे डेवलप किसने किया था? तो इली लिली जो कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है। द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन, डायबिटीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए, मार्केटेड ह्यूमिलिन वॉज डेवलप्ड बाय जीन टैग एंड लाइसेंस्ड टू एली लिली। इसके द्वारा, ये भी क्वेश्चन आ चुका भाई, एली लिली आप याद रखना, एली लिली, ठीक है। और जीन टैग के द्वारा, कहाँ पे? यूएसए के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई थी 1982 के अंदर, ठीक है। और मैंने कह दिया आपको प्रो इंसुलिन इसमें अलग अलग बनाई गई थी, ए चेन अलग बनाई गई थी, बी चेन अलग बनाई गई थी, दोनों से प्राप्त करके और बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ के क्या किया गया था? प्रो इंसुलिन का निर्माण किया गया था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ जीन थेरेपी इन मेडिसिन? जीन थेरेपी का मुख्य उद्देश्य जो क्या है? जीन थेरेपी होता क्या है? देखो सीधी सी बात है कि जो जेनेटिक कोई ऐसे लक्षण हैं आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिजीज कहा जाता है। ऐसों का इलाज क्या करें कि कोई भी जीन जो इस कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस जीन की जगह जो इस प्रोटीन को नहीं बना पा रहा है या अधिक बना रहा है या कम बना रहा है, उसकी जगह पे ऐसा जीन अपन डाल दें, एक्टिव जीन अपन इंसर्ट कर दें स्टेम सेल के अंदर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर, ब्लास्टोमियर लेवल के ऊपर या जाइगोट लेवल के ऊपर ऐसे जीन इंसर्ट कर दे, जो क्या होगा? आगे जाके सभी सेल्स में रेगुलर जाता रहेगा और अपना प्रोटीन जो है, प्रोडक्ट जो है अपना, वो बनाता रहेगा, जिसके कारण से किसी जीन की कमी हो वो पूर्ति यहाँ पर की जा सकती है। तो उसे जीन के साथ में हेर फेर करना या फिर एक जीन को इनएक्टिव करने के लिए अपन दूसरा जीन उसको रिप्लेस कर देते हैं, एक जीन को किसी दूसरे एक्टिव जीन के द्वारा रिप्लेस करना क्या कहलाता है? जीन थेरेपी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टू रिप्लेस डिफेक्टिव जीन, टू किल बैक्टीरिया, इसको मतलब नहीं, टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, टू एनहांस ग्रोथ क्रॉप। तो यहाँ पर टू रिप्लेस डिफेक्टिव जीन, कोई जीन में प्रॉब्लम है उसकी जगह नया जीन इंसर्ट कर दो, ताकि वो प्रॉब्लम जो हो रही है, डिसऑर्डर जो आ रहा है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज क्या है, क्या फायदे हैं उसके? इंक्रीज पेस्टिसाइड यूजेज, रिड्यूस क्रॉप यील्डिंग, ये तो उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है, इंप्रूव रेजिस्टेंट टू डिजीज। हाँ, ये सबसे बेनिफिट है कि कई ऐसे क्रॉप हैं जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस के द्वारा क्या होते हैं? क्रॉप के अंदर डिजीज होते हैं। डिजीज होने के कारण से उनका जो प्रोडक्शन की दर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्लस साथ साथ में उसका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या होती है? डाउन होती है। और ऐसे क्रॉप के अंदर अपन जो इन्फेक्शन कोई ऑर्गेनिज्म कर रहा है, उसका रेजिस्टेंट जीन अपन डाल दें कि जैसे ही वो उसको खाएगा तो उस प्लांट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन उस जीव के ऊपर उल्टा फर्क पड़े। और या फिर अपन कह सकते हैं कि जो जीव पैथोजन है वो उस प्लांट के अंदर हमेशा के लिए रोग उत्पन्न ना कर सके, तो उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट कहते हैं। किसके प्रति? डिजीज रेजिस्टेंट। तो उसमें वो डिजीज नहीं होगी, और डिजीज नहीं होगी तो आप भी जानते हो कि प्लांट का जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा कि इसका यूज क्या है? ये सबसे बेस्ट यूज है, इंप्रूव। विच बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर बिफोर बर्थ? देखो, जन्म से पहले कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा बच्चे का जेनेटिक डिसऑर्डर का अपन आइडिया लगा सकते हैं? तो यहाँ पे अपन ऑप्शन देख लेते पहले, जीन क्लोनिंग, पीसीआर और एमनियोसेंटेसिस। देखो, एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है, एक क्या है? टेस्ट है। जो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है मदर के, जो 12 से 14 वीक, ठीक है, मतलब 3 महीने के आसपास अपन देखेंगे कि जो फ्लूइड है यहां पर
एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल कर उसका क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट से ये पता चला जाता है कि इस एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे से निकलने वाले कोई लिक्विड या प्रोटीन, कोई विशेष प्रकार की कोई ऐसी डिसऑर्डर या कोई कैंसर वाली कोई प्रोटीन तो नहीं है, क्या उसमें कोई मेंटल या फिर अपन कहते हैं माइंडली रिटार्डेशन वाली कोई प्रोटीन तो नहीं है, या कोई ऐसा गलत केमिकल तो नहीं बन रहा है जो बच्चे के आगे जाके इन फ्यूचर में बच्चे के साथ हो सकता है कोई फिजिकली इम्बैलेंस वाली कंडीशन आई, उसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड वाली कोई कंडीशन आई। तो ये टेस्ट पहले अपन करवाते हैं 3 मंथ के बाद करवाते हैं, ठीक है ना। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड अपन यूज में लेते हैं और इसके द्वारा जेनेटिकली डिसऑर्डर को डिटेक्ट किया जा सकता है। उस टेस्ट को क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो यहां पर एमनियोसिस इज ए पेरेंटल प्रोसीजर, माता पिता ही करेंगे, बच्चा तो जन्म हुआ ही नहीं बच्चे का कभी, दैट इन्वॉल्व टेकिंग ए स्मॉल सैंपल, एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड, मदर के जो एमनियोटिक फ्लूइड है बच्चा जिसके अंदर पल रहा है, चेक फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, और उससे क्या किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को चेक किया जाता है, एंड बर्थ डिफेक्ट, कि बर्थ में होने वाली कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस बच्चे के। इट इज इन्वेजिव प्रोसीजर दैट इज द यूजुअली परफॉर्म्ड बिटवीन 15 से 20 वीक, है ना, मतलब या अपन कह सकते हैं कि तीसरे महीने के बाद में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो 3.5 महीने के आसपास का टाइम दिया है, इसको प्रेगनेंसी के अंदर टेस्ट किया जा सकता है और बच्चे की अपन देख सकते हैं कि सेफ है, यानी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं आ रहा बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 10, विच वैक्सीन वॉज द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट होता है। डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा पहली वैक्सीन कौन सी बनाई गई थी, तो अपन जानते हैं जो हेपेटाइटिस बी वायरस है इसके लिए बनाई गई थी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, बी वायरस की वैक्सीन है, ये बनाई गई थी, ठीक है ना। इसमें क्या लिया गया था कि जो हेपेटाइटिस वायरस है, यहाँ पे इसके ऊपर जो एंटीजन, जो प्रोटीन पाई जाती है, इन एंटीजन का जो जीन है उसको आइसोलेट किया गया था। इसका सरफेस एंटीजन के जीन को आइसोलेट किया गया, और इस जीन को आइसोलेट करने के बाद में इस जीन को वेक्टर के साथ में इंजेक्ट किया गया यहाँ पर, और किस में डाला गया इस वेक्टर को, तो इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को डाला गया ईस्ट सेल के अंदर। इसमें ईस्ट सेल के अंदर डाला गया है ये वेक्टर, और ये वेक्टर किस प्रकार का था, एक्सप्रेसिव प्रकार का, और इसने क्या किया, एक्सप्रेस हुआ, और एक्सप्रेस हुआ तो इस ईस्ट के ऊपर क्या बनने लगी, इस प्रकार की प्रोटीन भी बनी। इन प्रोटीन को आइसोलेट किया गया और वैक्सीन के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया, और वैक्सीन के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो एंटीजन है ये रोक करने में सक्षम नहीं है, ये जो प्रोटीन बनी है ये कैसी है, रोक करने में सक्षम नहीं है, बल्कि आपके अंदर ऐसी एंटीबॉडी डेवलप करेगी जो इनको डिस्ट्रॉय कर सके। इसलिए इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ईस्ट के अंदर इनकी प्रोटीन जो है वो बनाई गई है, इसके वायरस की, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज है, हेपेटाइटिस बी के द्वारा होता है, जो एक डीएनए वायरस होता है, और खास तौर से जो अपन कह सकते हैं लीवर जो है, लीवर में सबसे बड़ा इन्फेक्शन करता है, धीरे धीरे लीवर है वो डैमेज होने लगता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। जैसे HIV अपन कह सकते हैं, HIV के बाद में सबसे डेंजर वाला जो आता है वो आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो इसके लिए वैक्सीन बनानी जरूरी है, ये वाली वैक्सीन, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का एक एग्जाम्पल है। देखो hepatitis B vaccine including the recombinant 1 like as the Angrix B and recombinant Recombivax BH, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग द हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन, जो मैंने अभी बताया आपको, इनकी जो सरफेस एंटीजन होती है उसका जीन लिया गया है, विच इज ऑब्टेन्ड थ्रू recombinant DNA technology, are given in a series of 3 doses to protect against hepatitis, और इसकी 3 डोज है वो दी जाती है। recombinant hepatitis B वैक्सीन बनाई कैसे गई है, these vaccine are produced by inserting gene, कौन सा जीन यूज किया गया, सरफेस जो एंटीजन जीन है उस जीन को इंसर्ट इनटू ईस्ट सेल, और किस में डाला गया था, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई जो ईस्ट है उसके अंदर इंसर्ट किया गया है, सैक्रोमाइसिस सेरेबेसाई, और लेस कॉमन इन मेमेलियन सेल, मेमेलियन सेल के अंदर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा ईस्ट में किया जाता है। द ईस्ट सेल प्रोड्यूस दी, कौन सी,
हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन बनाती है और इनको अपन क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, विच इज प्यूरिफाइड एंड यूज इन वैक्सीन। इसको प्यूरिफाई करके अपने वैक्सीन के रूप में भर लिया जाता है और अपने अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है। These vaccines are designed to stimulate the body immune system, और ये क्या करती है, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और अपने अंदर उसके अगेंस्ट में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। अगर इन फ्यूचर आपकी बॉडी के अंदर इसका इन्फेक्शन होता है तो पहले से आपकी बॉडी में क्या रहेगी, एंटीबॉडी बनी हुई रहेगी और उसकी प्लाज्मा सेल जो है वो मेमोरी सेल है वो बनी हुई रहेगी। तो वो जैसे ही आएगा ये वायरस उसके ऊपर अटैक कर देंगे, इम्यून सिस्टम फास्ट होगा क्योंकि सेकेंडरी इम्यून सिस्टम हो जाएगा फिर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, जेनेटिक इंजीनियरिंग, विच एंजाइम इज यूज्ड टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कट करना है। इसका राइट आंसर आ जाएगा सी एंजाइम, क्योंकि ये डेली रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर कौन सा बायोटेक्नोलॉजी का यूज नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे बायो फर्टिलाइजर तो है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भी है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, स्टेम सेल थेरेपी। देखो इसमें स्टेम सेल जो थेरेपी है वैसे देखा जाए एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो वैसे एग्रीकल्चर में होता ही नहीं है, ठीक है, इंसेमिनेशन वाला नहीं होता। लेकिन ये हो सकता है कि इसको जगह अगर आपने ये समझे कि भाई कोई क्रॉप है उसकी स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आर्टिफिशियली आप इसमें डाल सकते हो, यहाँ हो सकता है क्रॉप इंप्रूवमेंट करने के लिए। लेकिन स्टेम सेल थेरेपी जो है वो स्टेम सेल थेरेपी तो केवल किस में आती है, ह्यूमन और एनिमल के अंदर ही यूज में आती है। और ये जो स्टेम सेल थेरेपी है ये किसे कहते हैं अपन, कोई भी जैसे मान लो कोई स्टेम है, स्टेम सेल है यहाँ पर, ये इसके अंदर कोई ब्लड कैंसर वाली कोई सेल्स है इसमें, जिसके अंदर स्टेम सेल है वो कैसे हो चुके हैं, कैंसर सेल में कन्वर्ट हो चुकी है। और अपन देखा जाए तो ब्लड है वो कैसा बन रहा है, गलत ब्लड बन रहा है। तो ऐसी टाइम पे आप क्या करोगे, इनमें कोई विशेष नई जो है स्टेम सेल डाल दोगे आप, इन स्टेम सेल को थोड़ा सा निकाल कर इसकी जगह क्या डाल दोगे, कुछ विशेष स्टेम सेल जो है इसी के दूसरे जो रिलेटिव है उनकी स्टेम सेल आप इसमें डाल सकते हो। ये स्टेम सेल क्या करेगी, वापस से प्लूरिपोटेंट प्रकार के सेल्स बना सकते हैं, मतलब एक से अधिक प्रकार के ब्लड सेल्स है वो बनाने में सक्षम होती है क्योंकि स्टेम सेल है। और स्टेम सेल को नई स्टेम सेल्स के द्वारा रिप्लेस करना क्या कहलाता है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो स्टेम सेल थेरेपी कहलाता है। तो ये स्टेम सेल थेरेपी है वो यूज में ली जाती है बोन मेरो रिप्लेसमेंट के अंदर, खासतौर से ब्लड कैंसर हो ऐसी कंडीशन के अंदर ब्लड नया बनाने के लिए, ब्लड की नई कोशिकाओं बनाने के लिए अपने स्टेम सेल को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी। अगला क्वेश्चन नंबर अपन देखेंगे 13 नंबर। ये क्वेश्चन भी मैंने डेली बता रहा हूं आपको। द CRISPR-Cas9 सिस्टम इज यूज्ड टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग। इससे काम आता है प्रो इंसुलिन जीन एडिटिंग, तो आप सीधा सा आंसर आ जाएगा जीन एडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस प्रोड्यूसिंग द फॉरेन डीएनए इनटू इंट्रोड्यूसिंग, है ना, प्रवेश कराने के लिए बाह्य डीएनए किस में इंसर्ट करा रहे हो आप, प्लांट जीनोम में, इज कॉल्ड। तो आप प्लांट जीनोम में चेंज कर रहे हो, मतलब प्लांट जीनोम है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसमें आप क्या कर रहे हो, बाहर से एक डीएनए डाल रहे हो, तो इसका क्या होगा, कैरेक्टर के अंदर चेंजेस होगा, तो उसे क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर इसमें होगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसडक्शन। तो ये जो कैरेक्टर है बाहर से जीन डालने के बाद में उसकी आकृति, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके गुणों के अंदर किसी प्रकार का चेंज आता है बाहर से डाले गए जीन की प्रेजेंस के कारण से, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन में अगर यहाँ पर अपन देखेंगे द पर्पज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इन मेडिसिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते किसे हैं। ठीक है, अब मोनोक्लोनल नाम से ही है, दो प्रकार की एंटीबॉडी होती है, पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल। पॉलीक्लोनल जो होती है वो तो अपने बॉडी के अंदर बनती है कि कोई भी आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अपनी बॉडी में एंटर करता है, उसकी सरफेस के ऊपर विभिन्न प्रकार की एंटीजन पाई जाती है। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे ये कोई पैथोजन है, उसकी सरफेस के ऊपर विभिन्न प्रकार के क्या है, एंटीजन है, ये एंटीजन है। इनके अगेंस्ट में क्या बनेगी, एंटीबॉडी, अलग अलग एंटीबॉडी बनेगी, इसके अलग अलग एंटीबॉडी भी। तो विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडी, विभिन्न प्रकार के एंटीजन के अगेंस्ट में अगर बने तो उसे क्या कहते हैं,
पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से बनती हो। लेकिन अपन क्या चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट सेम प्रकार की एंटीबॉडी बनाना, मोनोक्लोनल, मतलब एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बनाना। किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में प्रोड्यूस की गई एंटीबॉडी क्या कहलाती है, मोनोक्लोनल कहलाती है। और सेम ही बहुत सारी एंटीबॉडी आपने बनाई है और सभी कैसी है, एक ही एंटीजन की अगेंस्ट में है, तो उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कही जाती है। अचानक कोई डिजीज अगर आपकी बॉडी में होती है और आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उस कंडीशन में दी जाती है जब आपको वो डिजीज का लेवल बहुत ज़्यादा हो, तो उसको ट्रीटमेंट किया सकता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के रूप में। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई कैसे जाती है, इसका एक पर्टिकुलर मेथड है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा। क्या कहते हैं इसे, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के द्वारा कहा जाता है। इसमें एक तो ली जाती है बी सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में सक्षम है, और एक ली जाती है मायोलोमा सेल। ये क्या है, कैंसर सेल है, कैंसर सेल है। इन दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये जो बी सेल है ये भी कब डेवलप की जाती है, पहले एंटीजन, जैसे मान लो इसमें अलग अलग मेथड है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ चलो आपको यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे ये क्या है, एंटीजन है। इस एंटीजन को लेकर आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे मान लो कि माउस है, माउस के अंदर इस एंटीजन को क्या कर दोगे, इंजेक्ट कर दिया आपने। इंजेक्ट करने के बाद में इस एंटीजन के अगेंस्ट में इसमें माउस में क्या बनने लगी, एंटीबॉडी बनने लगी। कौन एंटीबॉडी कौन बना रहा है, बी सेल बना रहा है। ये बी सेल किसकी अगेंस्ट में डेवलप हुई है, इस एंटीजन के अगेंस्ट में डेवलप हुई है। अपन इस माउस के क्या लेंगे, स्प्लीन के अंदर आपको पता ही है अटैक करने के लिए बी सेल्स है वो डिफरेंशिएट होती है। तो बी सेल जो होती है ये यहाँ से अपन क्या करेंगे, स्प्लीन से बी सेल आइसोलेट कर लेंगे। कौन सी बी सेल, ये वाली बी सेल जो इस एंटीजन के अगेंस्ट में बनी है, डेवलप हुई है। इस बेस बी सेल को दूसरी सेल अपन लेंगे माइलोमा सेल। ये कौन सी सेल है, कैंसर सेल। क्योंकि अपन जानते हैं ह्यूमन की सेल हो चाहे एनिमल की सेल हो, इनमें टोटेपोटेंसी नहीं पाई जाती है। अपन कह सकते हैं कि लगातार डिवाइड नहीं कर पाएगी ये सेल, लेकिन अगर कैंसर सेल होगी तो लगातार डिवाइड कर सकती है। इन दोनों का अपन क्या कर देंगे, हाइब्रिड बना लेंगे। इन दोनों का मर्ज करके हाइब्रिड बना लेंगे। इस हाइब्रिड सेल को अपन HAT मीडियम के द्वारा हम क्या कर लेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे HAT मीडियम में। और HAT मीडियम में सेलेक्ट करने के बाद में जो हाइब्रिड सेल सक्सेस है वो सेल लगातार बनाएगी एंटीबॉडी। ये क्या है, हाइब्रिड सेल है, और ये बनाएगी एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी कौन सी बनाएगी, एक ही प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगी। एक ही प्रकार की क्यों, क्योंकि इसी एंटीजन के अगेंस्ट में बनी है। तो एक ही जैसी मोनोक्लोनल, मतलब एक ही एंटीबॉडी की मल्टीपल क्लोन्स बनाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहा जाता है। तो ये बनाई जाती है। टेक्नोलॉजी कौन सी है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। किल बैक्टीरिया, ट्रीटमेंट कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिजीज, तो इसके लिए बनाई जाती है। एनहांस टू फूड प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द विटामिन। तो ये किस लिए बनाई जाती है, कैंसर सेल और ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है उसके अगेंस्ट में बनाई जा सकती है। इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा अपन डिटेल जो है वो देख लेते हैं। देखो, हालांकि पूरा मेथड मैंने बता दिया आपको। इम्यूनाइजेशन होती क्या है, आपकी बॉडी के अंदर इम्यून को डेवलप करना, इम्यून सिस्टम को। एन एनिमल, टिपिकली ए माउस, इंजेक्टेड विद द स्पेसिफिक एंटीजन। सबसे पहले आपने क्या किया, माउस के अंदर आपने एक स्पेसिफिक एंटीजन जिसके अगेंस्ट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाना चाहते हो आप, उस एंटीजन को आप इंजेक्ट कर दीजिए। इंसर्टेड यहाँ पर ट्राइगिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन। इस एंटीजन के अगेंस्ट में क्या डेवलप करना चाह रहे हो आप, एंटीबॉडी बनाना चाह रहे हो, तो बी सेल डेवलप होगी। बी सेल आइसोलेशन, जो बी सेल बनी है इसके अगेंस्ट में उसको आइसोलेट कर लो, प्राप्त कर लो। बी सेल्स फ्रॉम द एनिमल स्प्लीन से आप हार्वेस्ट कर लो, यहाँ से आइसोलेट कर लिया, टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड एंटीबॉडी, जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना रही है इस एंटीजन के अगेंस्ट में। फ्यूजन, सेल फ्यूजन। अब माइलोमा सेल ले लो। बी सेल्स आर फ्यूज्ड विद द माइलोमा सेल्स। ये क्या है, माइलोमा सेल्स कैंसर सेल होती है, विच आर कैंसरियस सेल्स दैट कैन बी ग्रो इंडेफिनिटली, मतलब ये कंटिन्यूस
कंटेनर में अपन कह सकते हैं डिवाइड करने वाली सेल होती है। हाइब्रिडोमा फॉर्मेशन, इस टेक्नोलॉजी जो सेल बनेगी उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमा कहते हैं। रिजल्टिंग हाइब्रिड सेल इज प्रोड्यूस्ड, हाइब्रिड सेल नोन एज हाइब्रिडोमा। इनहेरिट द एंटीबॉडी, इसमें क्या आएगा, एंटीबॉडी वाला कैरेक्टर आएगा। ये क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस एबिलिटी टू द बी सेल एंड द इमोर्टलिटी द माइलोमा सेल्स, क्योंकि माइलोमा सेल इसको मरने नहीं देगी और ये सेल लगातार क्या बनाती रहेगी, एंटीबॉडी बनाती रहेगी। क्लोनिंग एंड सिलेक्शन, आप क्या कर सकते हो, एचएटी मीडियम में सिलेक्शन कर सकते हो। हाइब्रिडोमा सेल्स आर क्लोन्ड एंड स्क्रीनिंग टू आइडेंटिफाई दोज दैट प्रोड्यूस द डिजायर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना रही है उसको आइसोलेट करो। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और अब उसको क्या करो, कल्चर करो, कल्चर करोगे तो लगातार एंटीबॉडी बनती रहेगी। वंस सुटेबल टू हाइब्रिडोमा सेल्स लाइन आइडेंटिफाइड एंड कैन बी कल्चर्ड टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और उसको लगातार कल्चर करते रहो, लगातार एंटीबॉडी बनती रहेगी। तो वो जो एंटीबॉडी बनेगी वो कौन क्या कहलाएगी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाएगी। हाँ, थोड़ा सा इसमें देख लो, नोबेल प्राइज। द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाज लीड टू प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड जॉर्ज कोहलर एंड केस मिल्स्टेन। किसने डेवलप किया है, कोहलर एंड मिल्स्टेन ने। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1984, इनको क्या मिला था, इसके बनाने के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, तो 1984 के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर देखो 16, विच बायोटेक्नोलॉजी मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। बायोटेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो प्लांट बनाए गए हैं, कौन सा मेथड यूज में लिया जाता है, माइक्रो प्रोपागेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल सीड सिलेक्शन और हाइब्रिडाइजेशन। तो मोस्टली कौन सा कॉमन मेथड यूज में लिया जाता है, जीन इंसर्ट यूज में लिया जाता है बैक्टीरिया की सहायता से। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला मेथड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पर 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड टू वेक्टर इन जीन ट्रांसफर। कौन सा वेक्टर है जीन ट्रांसफर करने के लिए यूज में, मोस्टली प्लाज्मिड यूज में आता है। इकोलाई, किसमें बात कर रहा है, प्लांट तो बताया नहीं, प्लांट और एनिमल बताया नहीं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, सूडोमोनास और स्टेप। तो यहाँ पर प्लांट का अगर अपन पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में तो कौन सा आएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस आएगा। टीआई प्लाज्मिड यूज में लिया जाता है। विच ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच is used to create vaccines such as the mRNA based कोविड-19 जो वैक्सीन बनी थी mRNA की अगेंस्ट में, तो ये किस प्रकार की थी, ये थी सिंथेटिक बायोलॉजी। इसे क्या कहा जाता है, सिंथेटिक बायोलॉजी कहा जाता है, जो आरटीपीसीआर की सहायता से बनाई गई थी और टेस्ट करते थे अपन। यहाँ पर 19 नंबर में देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर कौन सा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला राइजोबियम है बायोफर्टिलाइजर का एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 20, What is the primary goal of the using genetically modified crop? Genetically modified crop जो बना रहे हो आपको मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राइमरी गोल क्या है आपका, to produce biodiversity, to increase dependency on pesticide, to improve crop productivity and resistant। ये दोनों ठीक है। आप क्या चाहते हो, क्रॉप का प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और रेजिस्टेंट पावर भी बढ़े, कि उनमें पैथोजन से अटैक से बचाया जा सके। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इस प्रकार के आपके जो 20 क्वेश्चन है यहाँ पर एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो उन सभी के बारे में आज अपन ने डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आपको काफ़ी हेल्प देंगे। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सभी क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस जो हो सकता है क्वेश्चंस में से नहीं आए, तो अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, जो बातें अपन कर रहे हैं उनमें से इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अपन हर थ्योरी हर क्वेश्चंस के साथ में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी अपन बताते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, तो उनमें से क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ में आप बैठ पाओगे। आज के लिए अपने यहीं पर क्वेश्चन समाप्त करते हैं और अपना रेस्पॉन्स जरूर दर्ज करके जाएं। थैंक यू।